बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 90 इक़्तात सुन चुके हैं और अब 91 की मुलाहिज़ा फरमाएं। मिसेस कोलन करोजे, उसने मेरी गलती की तस्दीक करते हुए कहा। मैंने मुस्कुराकर गर्दन खम कर दी। मुझे इससे क्या दिलचस्पी हो सकती थी कि वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। मैरिनिया करोजे की मदद से बकिया मामलात तय हुए और मैं इख्तियारियत से वापस चल पड़ा। पूरा प्रोग्राम मेरे सामने था। अपनी मंजिल पर पहुंचकर मैं उस होटल में मुकीम हो गया जिसके बारे में मुझे बताया गया था। होटल पहुंचने के बाद मैंने एक भरपूर नींद लेकर थकन दूर करने का फैसला किया और बिस्तर में घुस गया। बाकी सारे काम उसके बाद। दोपहर को तकरीबन 1 बजे जागा था। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। चुनाचे सबसे पहले गुस्ल से फारिग होकर खाना तलब किया और खूब पेट भर कर खाया। खासा मुतमईन था कि इस वक्त ज़हन में कुछ और ख्यालात भी आए थे जिनके तहत चंद एक जरूरी काम निपटाना थे। चुनाचे तैयार होकर बाहर निकल आया। मुमकिन है मिसेस कोलन करोजे से स्थान मैन को या अपने महकमे को मेरे बारे में हदायत दे दी हूँ। पता नहीं इसी दौरान किसी ने मुझसे यहाँ राब्ता कायम करने की कोशिश की थी या नहीं। अपनी तैयारियों के सिलसिले में थोड़ी देर के लिए बाजारों में भी आना पड़ा था। जरूरी अमूर की अंजामदही के बाद एक पब्लिक कॉल बूथ के जरिए मैंने सनमैन से राब्ता कायम किया। फौरन ही सनमैन की आवाज फोन पर सुनाई दी। हेलो, कौन? मैं अलियार खान बोल रहा हूँ। गुड, मिस्टर अली आप वापस आ गए? हाँ, इसीलिए आपसे मुखातिब हूँ। क्या होटल ही से फोन कर रहे हैं? नहीं, एक पब्लिक कॉल बूथ से। ये आपने अच्छा किया मिस्टर अली। आप अपने होटल वापस जाइए। आधे घंटे के बाद मेरा एक आदमी आपके पास पहुंच जाएगा। उसका नाम रॉबर्ट पॉल है। वो आपको लेकर मेरे पास आ जाएगा। सनमैन ने कहा। ठीक है, मैंने जवाब दिया और मजीद किसी गुफ्तगू के बगैर फोन बंद करके बाहर निकल आया। होटल पहुंचा तो तकरीबन 10 मिनट इंतजार करने के बाद सनमैन का आदमी मेरे पास पहुंच गया। वो पीले रंग की एक कार में मुझे लेकर सनमैन के गैराज की जानिब चल पड़ा। 10 मिनट ही के मजीद सफर के बाद मैं उस पुरअसरार जगह पहुंच गया जहां सनमैन से पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी। सनमैन अपने मखसूस कमरे में मौजूद था। उसके चेहरे पर सर्दमोरी के आसार वादे थे और कोई गर्मजोशी नहीं थी। मैं उसके सामने जा बैठा। मुझे उसकी सर्दमोरी पर हैरत थी। उसने मुझे सर्द निगाहों से देखते हुए कहा, हालात में एकदम नुमायां तब्दीली पैदा हो गई है मिस्टर अली। क्या मतलब? मतलब तो मैं नहीं समझा सकता, लेकिन मिस्टर आइन शलायर का मंसूबा फेल हो गया है और उन्होंने मुझे आपके बारे में कुछ हदायत दी हैं। क्या? मैंने हैरान होने वाले अंदाज में सवाल किया। आप ये बताइए कि आपको अपने दूसरे मरहले में कामयाबी नसीब हुई या नहीं? इसका जवाब देने से पहले मैं इन बदले हुए हालात के बारे में जानना चाहता हूँ और जरा ये बताइए कि मिस्टर आइन शलायर से राब्ता किस तरह कायम हो सकेगा। मिस्टर आइन शलायर इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, मुल्क से बाहर गए हुए हैं। वैसे हमें आपकी पहली कामयाबी की इतला तो अखबारात के जरिए ही मिल गई थी। आपने बेशक अपना काम बड़े एतमाद से किया, लेकिन क्या किया जाए, हालात ने जो करवट बदली है उसके तहत तमाम तर कार्रवाई नाकाम हो गई। और सच बात यह है कि आपकी काविशों का कोई सिला हमें नहीं मिल सका। मैं हैरत से मुंह खोले ये तमाम गुफ्तगू सुन रहा था। मैंने सनमैन की शक्ल देखते हुए कहा, मिस्टर सनमैन, आइन शलायर कब तक वापस आएंगे? मैं उनके प्रोग्रामों से ज्यादा वाकफियत नहीं रखता। शायद मिस्टर शलायर ने आपसे मेरा सही तौर पर तारुफ नहीं कराया। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, बल्कि मिस्टर आइन शलायर के लिए छोटे मोटे काम कर लेता हूँ, वो भी बिल्कुल जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर। चुनाचे मुझे उनके सियासी मशागल के बारे में कुछ मालूम नहीं। अलबत्ता यहाँ से जाते हुए उन्होंने मुझसे इतना कहा था कि अगर आप वापस आ जाएं तो आपको ये इतला दे दी जाए कि हमारे वो मकासद मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं जिनके लिए अब तक कार्रवाई की जा रही थी। अगर आइन शलायर के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात नहीं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझसे मुलाकात किए बगैर ही उन्होंने अपने तौर पर यह फैसला कर लिया है, इसलिए कि उन्होंने मुझसे ये बातें कही थी। खैर, मैं आपसे मजीद सवालात नहीं करूंगा क्योंकि आपने ये चंद अल्फाज कहकर मेरी जबान बंद कर दी है। मैं बस आइन शलायर से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। आप अपनी दूसरी मुहिम में कामयाब हुए या नहीं, इसके बारे में बताने से क्या फायदा? मिस्टर आइन शलायर ने मुझसे कहा है कि वो फिल्म आपसे ले ली जाए जो आपने तैयार की है। मुमकिन है किसी मरहले पर हमारे काम आ सके। नहीं, हरगिज नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिल्म एक मुआहदे के तहत मुझे उनके हवाले करना थी और उनसे गुफ्तगू किए बगैर मैं फिल्म आपको नहीं दूंगा। नहीं डियर, फिल्म तो मुझे दे ही दो। उसके बाद अगर चाहो तो यहाँ रुककर मिस्टर आइन शलायर का इंतजार कर सकते हो, जो तकरीबन बेकार ही होगा।
गालिबन अब वो तुमसे मिलना भी पसंद नहीं करेंगे। हालात का ये नया रुख मेरे लिए इंतहाई ड्रामाई था। ये तब्दीली अचानक क्यों हुई? मिस्टर आइन शलायर का ये रवैया क्यों बदल गया? क्या ये सिर्फ सनमैन की शरारत है? ये बात भी मैं जानता था कि वो एक जराइम पेशा आदमी है, जेरे जमीन दुनिया का किंग। मुमकिन है उसने अपने तौर पर कोई तब्दीली की हो। इन हालात में मेरे लिए बड़े खतरात पैदा हो गए थे और उसके लिए कुछ न कुछ करना जरूरी था। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर उसके सामने रखे हुए सिगार बॉक्स से एक सिगार निकाल लिया, जिस पर सनमैन ने चौंक कर मुझे देखा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। अलबत्ता करीब रखा हुआ लाइटर उसने मेरी जानिब बढ़ा दिया। ये इज़ारे दोस्ती के तौर पर था। मैं लाइटर उठाकर सिगार सुलगाने लगा। सनमैन को शुबा भी नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैंने लाइटर अपने सामने ही रख लिया और सिगार के गहरे गहरे कश लेने लगा। मेरे जहन में एक मंसूबा था। फिर मैंने जेब में हाथ डालकर वो फिल्म निकाली जो सनमैन के ख्याल में मतलूबा फिल्म थी। लेकिन खुशबख्ती ये थी कि मैंने इस सिलसिले में अपने तौर पर जो बंदोबस्त किया था वो मेरे काम आ रहा था। फिल्म निकालकर मैंने उसका रोल खोला और सनमैन चौंक कर मुझे देखने लगा। मैंने आहिस्ता से कहा, ये वो फिल्म है सनमैन जो मैंने जान की बाजी लगाकर हासिल की है। यकीनन लाओ, ये मुझे दे दो। हरचंद के मिस्टर आइन शलायर को अब इसकी जरूरत नहीं, लेकिन उनका ख्याल है कि ये रिकॉर्ड में रहना चाहिए। मुमकिन है किसी के काम ही आ जाए। लेकिन इस फिल्म के इवज उन्हें मेरे लिए जो काम करना था वो ना कर सके। चुनांचे अब वो इस फिल्म के हकदार भी नहीं है। आपको होशमंदी से काम लेना चाहिए मिस्टर अली यार खान। यहाँ आपकी पोजीशन बड़ी मखदूश हो चुकी है। मैं जानता हूँ और मैं होशमंदी ही से काम लूंगा। यकीनन मैं अपनी इस मखदूश पोजीशन को मजीद मखदूश नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा और लाइटर उठा लिया। सनमैन समझ नहीं पाया था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। दूसरे इला में लाइटर का शोला चमका और मैंने ये शोला फिल्म से लगा दिया। बारीक माइक्रो फिल्म एक लम्हे के लिए जलकर राख हो गई थी। सनमैन उछलकर खड़ा हो गया। एक लम्हे के लिए उसका चेहरा आग की तरह सुर्ख हो गया था। वो खूनख्वार अंदाज में मुझे घूर रहा था। फिर रफ्ता रफ्ता उसने खुद को संभाल लिया और कुर्सी पर बैठ गया। आपने ये अच्छा नहीं किया मिस्टर अली। आपने ये हरकत करके अपने लिए मुसीबत मोल ली है। मेरा ख्याल है अब आपके सिलसिले में दूसरे अंदाज से सोचना होगा। मैं जवारी हूँ मिस्टर सनमैन। दाव लगाता हूँ, जीतता हूँ, हारता हूँ। कौन मेरे बारे में किस अंदाजे से सोचता है, इसकी मैंने कभी परवाह नहीं की। मिस्टर आइन शलायर ने और आपके इस मुल्क ने मेरे साथ जो कुछ किया है अजीबो गरीब नोयत का हामिल है। आपका ताल्लुक चूंकि यहाँ की सियासत से नहीं है, इसलिए आपसे ये तमाम बातें कहना फजूल हैं। ये फिल्म मेरी मलकियत थी। मैंने इसे जिंदगी की बाजी लगाकर हासिल किया था। मैंने इसे जला दिया, राख कर दिया और उसके बाद खेल खत्म हो गया। ना मुझसे मिस्टर आइन शलायर को कुछ मिला, ना मुझे उनसे। हाँ, जो कुछ मैं कर चुका हूँ वो एक काबिल दाद था जिसमें मैं हार गया। अब आप फरमाइए मुझे क्या करना है। फिलहाल आपको मेरे कैदी की हैसियत से वक्त गुजारना है और खबरदार कोई भी हरकत की तो आपके लिए नुकसानदेह होगी। सनमैन ने अचानक पिस्तौल निकालकर उसका रुख मेरी तरफ कर दिया। मैंने दोनों हाथ मेज पर रख दिए थे। सनमैन ने शायद पांव के अंगूठे से कोई बटन दबाया था कि फौरन ही दो आदमी अंदर दाखिल हो गए। मिस्टर अली की तलाशी लो, कोई भी हथियार हो तो निकाल लो, उसने कहा और दोनों आदमी ताज्जुब से मुझे देखने लगे। मैं खड़ा हो गया था और मैंने अपने हाथ बुलंद कर दिए थे। जाहिर है मेरे पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ चंद कागजात थे जो मेरी जेबों से बरामद हुए और उन्होंने वो कागजात निकाल कर सनमैन के सामने रख दिए। अब इन्हें ले जाओ और 3 नंबर में पहुंचा दो। मिस्टर अली, सूरत बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गई है। मिस्टर आइन शलायर ने मुझसे कहा था कि आपको ये इतला देने के बाद आज़ादी दे दी जाए कि आप अपने तौर पर जो दिल चाहे करते रहें, लेकिन अब मुझे उनकी नई हिदायत का इंतजार करना होगा। उस वक्त तक आपको मेरा मेहमान रहना पड़ेगा और आप जानते हैं कि आदाब मेहमानी क्या है। आदाब मेज़बानी का मैं ख्याल रखूंगा क्योंकि आपके साथ कुछ अच्छी गुफ्तगू भी हो चुकी है। ठीक है, मैं भी यही चाहता हूं कि मिस्टर आइन शलायर से गुफ्तगू करने के बाद कोई फैसला करूं, मैंने कहा और सनमैन ने एक सिमत इशारा कर दिया। मैं उन दोनों आदमियों के साथ चल पड़ा जिसे नंबर 3 कहा गया था। वो इसी इमारत का एक हिस्सा था, एक अलग थलग हिस्सा जिसमें एक मखसूस किस्म के मजबूत कमरे में मुझे कैद कर दिया गया। सनमैन चूंकि जराइम पेशा आदमी था और यकीनी तौर पर अपने दुश्मनों से उसका वास्ता पड़ता रहता होगा, इसलिए इस जगह को उसने खास तौर से ऐसे कामों के लिए मखसूस किया था। पूरे कमरे में सिर्फ एक कालीन बिछा हुआ था, एक मसहरी और एक गुस्ल खाना था। इसके अलावा और कोई भी चीज यहाँ मौजूद नहीं थी जिसे बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा सके या जिससे यहाँ से निकलने की कोशिश में मदद ली जा सके। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि मेरे लिए यहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं है। जो कुछ हुआ था उसके लिए
मैं कथित तौर पर तैयार नहीं था, लेकिन तकदीर के खेल इसी किस्म के होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी गैर मुतवक्को बातें होती हैं जो इंसान के वहम और गुमान में भी न हो। खुशबख्ती थी मेरी कि मैंने जो इंतजामात किए थे वो मेरे लिए कारआमद साबित हुए थे। फिल्म का रोल जो मैंने जला दिया था एक्स्ट्रा था, यानी सादा रोल जिसमें वो तस्वीरें मौजूद नहीं थी। असल फिल्म मैंने अपने लिबास के कॉलर में छुपा ली थी और ये एहतियात सिर्फ इसलिए की थी कि अगर कोई गैर मुतवक्के सूरत हाल पेश आ जाए तो मैं असल फिल्म को महफूज रख सकूं, क्योंकि ये फिल्म फ़लस्तीनियों के लिए भी कारआमद हो सकती थी और इस तरह वो इस मुल्क की बददियानती का प्रचार कर सकते थे या यहूदियों की साजिश का कला कमा कर सकते थे। अगर मिस्टर आइन शलायर मुआहदे के मुताबिक काम करते तो ये फिल्म में उनके हवाले कर देता। लेकिन इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया था कि अगर इसके सिले में मुझे ये कुछ भी दे देते तो मेरे लिए कम था। लेकिन यहाँ जो कुछ किया जा रहा था वो अजीबो गरीब था और उससे मुझे ये सबक मिलता था कि मगरबी अक़वाम अरबों और मुसलमानों के लिए ख्वाह किसी भी किस्म के जज्बात का इजहार करें, इनमें मुनाफकत होती है। वो सिर्फ अपने सियासी मकासद के उसूल के लिए ये सब करते हैं। कोई भी मुल्क, कोई भी कौम खलूस दिल से मुसलमानों के साथ नहीं है और मुस्लिम दुनिया को अपने तौर पर ही अपने आप को मजबूत बनाना जरूरी है। किसी पर इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ बेअकली है। तहजीब मालिक एक्स का ख्याल आता तो दिल में एक होक सी उठती। किसी को क्या मालूम था कि तहजीब मेरे लिए क्या बन चुकी थी। वो दुनिया की किसी दौलत के फरेब में नहीं आ सकती थी। ग्रीन पॉल और ओलिव हावर्ड के इश्तराक से ये सब कुछ हुआ था और मुझे यकीन था कि इस सिलसिले में हावर्ड ने एक जबरदस्त चाल चली थी और यह भी मुमकिन था कि मिस्टर आइन शलायर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के बाद मुझे हावर्ड के सुपुर्द कर देना चाहते हो। इस बात के काफी इम्कानात थे। बहुत सी बातें ज़हन में आती थी जो गलत भी हो सकती थी और सही भी। मैं इन पर गौर करता रहा। सनमैन ने मेरे लिए जरूरी आसाइशें फराहम कर दी थी। खाने पीने के लिए कोई तकलीफ नहीं दी गई थी। जरूरत के वक्त हर चीज मुहैया हो जाती थी। मुझे 5 दिन इसकी कैद में रहना पड़ा। इसी दौरान एक बार भी मैंने उससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था और ना अपने पास आने वालों से ये पूछा था कि मुझे कब तक यहाँ कैद रखा जाएगा। छठे दिन रात को तकरीबन 8:30 बजे चंद अफराद मेरे इस कैद खाने में आए और मुझे अपने साथ ले गए। सनमैन के खुसूसी कमरे में मुझे पहुंचा दिया गया था और मैंने देखा कि मिस्टर आइन शलायर भी वहां मौजूद थे। मैंने महसूस किया कि मिस्टर आइन शलायर के अंदाज में भी सरद मोरी मौजूद है। मैं गहरी नजरों से उन्हें देखता हुआ आगे बढ़ा और एक कुर्सी पर बैठ गया। मिस्टर आइन शलायर मेरे सामने बैठे हुए थे। उन्होंने चंद लम्हात इंतजार करने के बाद कहा, अली यार खान, बदकिस्मती से हालात हमारी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं। मैं सबसे पहले तुम्हें तहजीब के बारे में बताना चाहता हूँ। तहजीब मालिक एक्स की तरफ से वजारत खारजा और वजारत दिफा को कुछ धमकियां मिली थी। इस आवाज को रिकॉर्ड कर लिया गया है और अगर तुम चाहो तो तुम्हें सुनाया भी जा सकता है। आयल जोशू के तमाम असासों पर अब हमारा कोई कब्जा नहीं रहा है। बहुत ही खतरनाक अंदाज में हमें एक खास मसले में ब्लैक मेल करके उनसे दस्तबदार होने का हुक्म दिया गया और मजबूरन हमें उस हुक्म की तामील करना पड़ी। इस सिलसिले में हुकूमत बेहद बर्म है। तुमने जो कुछ हमारे लिए किया था उस पर पानी फिर चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारी वजह से हम एक बहुत बड़े बहरान से निकल गए थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारी हुकूमत के मफाद में नहीं था और इन सब का जिम्मेदार तुम्हें करार दिया गया है। लेकिन ये मेरी जाती कोशिशें थी कि मैंने तुम्हें हुकूमत के अताब से महफूज रखा। इसके अलावा और कुछ करना मेरे बस से बाहर की बात थी और जो कुछ करने के लिए मैंने तुमसे कहा था उसमें मैं मुखलिस था। मैं आज भी इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मैं अरबों के मफादात का हामी हूं और वो सब कुछ नहीं चाहता जो हो गया। अगर तुम जज्बाती होकर वो फिल्म ना जला देते तो यकीनन वो फिल्म फलस्तीनियों के मफाद में ही इस्तेमाल होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम्हारी ये जज्बाती हरकत मेरे हक में बेहतर ही रही, क्योंकि इस तरह मैं उन मुश्किलात से बच गया जो मुझे पेश आ सकती थी। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि तुम इस सिलसिले में मुखलिस थे, लेकिन हालात इस तरह तब्दील हुए हैं कि मैं खुद भी कुछ करने के काबिल नहीं रहा। इसलिए मैं तुमसे माजरत करता हूँ। मेरी तुमसे दरख्वास्त है अली यार खान कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके ये शहर और ये मुल्क छोड़ दो। उसके बाद की जिंदगी तुम्हारी अपनी है। काश मैं तहजीब मालिक एक्स के बारे में कुछ निशानदेही कर सकता, लेकिन मेरे दोस्त इस बात पर यकीन करो कि तहजीब से अब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रहा है। जितना वक्त उसने तुम्हारे साथ गुजार लिया है वो शायद किसी खास मकसद का हामिल हो, लेकिन अब वो ग्रीन पोल के लिए पूरी तरह काम कर रही है और हमें जबरदस्त चोट देकर यहाँ से निकल चुकी है। मैं खामोशी से मिस्टर आइन शलायर की शक्ल देख रहा था। फिर मैंने पूछा, आपको ये बात कैसे मालूम हुई मिस्टर आइन शलायर कि तहजीब मालिक एक्स यहाँ से निकल चुकी है? वो इसलिए कि हमसे कुछ ऐसे मुतालबात किए गए थे
जिनसे ग्रीन पोल के मकासद पूरे होते थे, और उसके लिए हमें जिस तरह मजबूर किया गया हम उससे फरारे इख्तियार नहीं कर सकते थे। चुनाचे तमाम मुतालबात ग्रीन पोल की मर्जी के मुताबिक पूरे कर दिए गए। हाइल जोशू के मामलात में भी यूं समझो मिस्टर अली यार खान के ग्रीन पोल अपना काम पूरा कर चुकी है और हम तमाम मकासद से दस्तबदार हो चुके हैं जो हमारे पेश नजर थे। इन हालात में शायद आपके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। लेकिन इससे ज्यादा कुछ करना अब हमारे बस से बाहर है। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है मिस्टर आइन शलायर? कुछ नहीं, बस तुम ये मुल्क छोड़ दो, यहाँ से निकल जाओ। जहाँ जाना चाहो वहाँ तुम्हें पहुंचाने के लिए माकूल बंदोबस्त कर दिया जाएगा और उसके बाद तुम आजाद होगे। हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं रहेगा, आइन शलायर ने कहा। उनका लहजा सर्द और सपाट था। मेरे दिल में इंतकामी जज्बात जन्म ले रहे थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मिस्टर आइन शलायर, इतना तवील वक्त मैंने आपके लिए जाया किया है और आपने जो सलूक मुझसे रवा रखा है उसकी सजा तो आपको थोड़ी बहुत भुगतना ही होगी। कुछ भी हो जाए मैं ऐसा कुछ इंतजाम करके ही जाऊंगा कि आप लोगों को मेरा नाम याद रहे। लेकिन उसके लिए जज्बाती होना हमाकत थी, चुनाचे मैंने अपने आप को संभाले रखा। इसके अलावा मेरे लिए कोई और हुक्म? मैंने कहा नहीं। ये बताओ कि अब क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो? क्या इसका फैसला करने के लिए मुझे कुछ वक्त दिया जाएगा? मैंने पूछा। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसी दौरान या तो तुमको सनमैन की कैद में रहना होगा या फिर किसी ऐसी जगह जहां तुम्हारी निगरानी की जाती रहे। ठीक है, इसका फैसला आप खुद कर लें, मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ। उन्होंने एक निगाह मुझे देखा और फिर बोले, यही तुम्हारे हक में बेहतर है अली। मैं तुम्हें कैद में नहीं रखना चाहता, लेकिन किसी ऐसी जगह क्याम करो जहां तुम हमारी निगाह में रह सको। उस क्याम का बंदोबस्त भी आप खुद ही कर दे मिस्टर आइन शलायर। अलबत्ता इस कदर अर्ज कर देना जरूरी समझता हूँ कि जिन लोगों से आपने ताउन किया है उनके बारे में आपको ये हकीकत भी मालूम हुई कि वह अबदोज के हुसूल में नाकाम हो गए थे और उनकी नाकामी का जिम्मेदार मैं था। यानी जो काम मैंने आपके लिए किया उसकी सजा भी मुझे आप ही के हाथों दिलवाई जा रही है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना। मिस्टर आइन शलायर का मुंह खुला और फिर बंद हो गया। वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। शुक्रिया अली, मैं इजाजत चाहता हूँ। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो रुके और सनमैन से मुखातिब होकर बोले, मेरा ख्याल है मिस्टर अली को स्टीयरिंग विंग में ठहरा दिया जाए और मिस्टर अली आप 3 दिन के अंदर अंदर ही हमें अपने फैसले से आगाह कर दें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैं आपसे बेहतर ताउन की उम्मीद रखता हूँ ताकि मेरे वतन की सरजमीन पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सके। शुक्रिया, ये कहकर वो बाहर निकल गए। सनमैन खामोश निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने उठते हुए कहा, स्टीयरिंग विंग एक उम्दा जगह है, आपको वहां क्याम करके कोई तकलीफ नहीं होगी। उस क्याम के तमाम इखराजात हमारे जिम्मे हैं मिस्टर अली, तशरीफ लाइए। वो खुद भी दरवाजे की तरफ बढ़ गया और मैं उसके साथ चल पड़ा। सनमैन मुझे खुद ही होटल स्टीयरिंग विंग लाया था। ये खुली आबादी में था और बिलाशुबा अपनी तर्ज का हुसीन तरीन होटल था। 5 स्टार होटल के इस कमरे में आसाइश की तमाम चीजें मौजूद थी। सनमैन ने जाते हुए मुझे अच्छी खासी करेंसी भी दी थी जिसे मैंने बखुशी कबूल कर लिया था, चूंकि मुझे इसकी शदीद जरूरत थी। लेकिन उसके जाने के फौरन बाद मैंने अपने आइंदा इकदामात के बारे में फैसले करना शुरू कर दिए। मैं यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन किसी ऐसे अंदाज में जो इन लोगों के लिए तकलीफ का बायस हो। और उसकी खास वजह एक ये भी थी, मेरे ज़हन में एक खास बात बैठ चुकी थी कि इस कार्रवाई का तमाम तर जिम्मेदार ओलिव हावर्ड है। वो किसी गोशे में छुपा बैठा है और मेरी पतंग की डोर उसी के हाथ में है। अपने तौर पर वो मुझे जहाँ चाहता है ले जा रहा है और अब जब मैं इस मुल्क से निकलूंगा तो पूरी तरह उसके रहम करम पर रहूंगा। यहाँ से निकालने के बाद वो एक बार फिर मेरी गर्दन पर अपनी गिरफ्त कायम करने की कोशिश करेगा और मुझे अपने दाम में फांस लेगा। जंग हम दोनों के दरमियान थी और मैं इस जंग में हारना नहीं चाहता था। जिंदगी की बाजी तो कदम कदम पर लगानी ही पड़ती है, चुनाचे अब भी इससे एतराज क्यों किया जाता। इस सिलसिले में मैं फौरी कार्रवाई करने के मूड में था और मैंने एक लम्हे में इसका फैसला कर लिया और रात होने का इंतजार करने लगा। इस वक्त तकरीबन रात के 12:30 बजे थे। 5 स्टार होटल की निचली मंजिल में तफरीही प्रोग्राम जारी थे। खूब रौनक थी यहाँ और ये रौनक आधी रात तक जारी रहती थी। बहरतौर मैंने अपने काम के लिए 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया और ठीक 1 बजे मैंने रूम सर्विस को टेलीफोन करके अपने लिए काफी तलब कर ली। मैं पूरी इत्मीनान निगाहों से दरवाजे की जानिब देख रहा था जहां से वेटर अंदर दाखिल होने वाला था। तकरीबन 10 मिनट के बाद एक बावर्दी वेटर काफी के बर्तन उठाए हुए अंदर दाखिल हो गया। उसने एहतराम से बर्तन सेंटर टेबल पर रखे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और इस अंदाज में आगे बढ़ा था जैसे कुछ करने जा रहा हूँ, लेकिन दरअसल मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया था और फिर मैंने इंतहाई गैर महसूस अंदाज में दरवाजा बंद कर दिया।
लेकिन वेटर को कुछ आहट सी महसूस हुई और उसने चौंक कर मुझे देखा और फिर बंद दरवाजे की तरफ। उसकी समझ में एक लम्हे के लिए कुछ नहीं आया था। वेटर, मैं तुमसे खुसूसी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एहतियात से मेरी गुफ्तगू सुनो और ये कबूल करो। मैंने जेब से एक नोट निकालकर वेटर के सामने किया, जिससे उसके असाबी तनाव में कुछ कमी पैदा हो गई। वो राजदाराना अंदाज में मेरे करीब पहुंचा, लेकिन उसके वहमो गुमा में भी नहीं था कि दूसरे ही लम्हे क्या होने वाला है। मैंने फुर्ती से उसकी गर्दन दबोच ली थी। वेटर के हाथ तशंजी अंदाज में फैल गए, लेकिन मैं उसकी गर्दन की मखसूस रगों पर दबाव डालता रहा और चंद ही लम्हात के बाद वो मेरे बाजुओं में झूल रहा था। मैंने तेज रोशनी बुझाने की कोशिश भी नहीं की थी। इंतहाई फुर्ती से मैंने वेटर का लिबास उतार दिया और उसे घसीट कर गूसल खाने में डाल दिया। फिर मैंने वेटर का लिबास पहना, कॉफी की ट्रे हाथों में उठाई और पुरइत्मीनान अंदाज में दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। दूसरे वेटर अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मैंने किसी पर तवज्जो नहीं दी और सीधा नीचे उतरता चला गया। किसी ने मेरी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी थी, हालांकि लोग आ जा रहे थे। इस होटल में काफी वेटर थे। मैंने खास तौर से ऐसे रास्ते मुंतखब किए थे जहां दूसरों से ज्यादा सामना ना हो, या सामना हो तो कम अज कम मेरे चेहरे का आमना सामना ना हो। निचली मंजिल पर पहुंचकर मैंने कॉफी की ट्रे एक स्टैंड पर रखी और बाहर की सिमत चल पड़ा। इंतहाई एहतियात से मैं ये रास्ता तय करता हुआ होटल के लान पर निकल आया और फिर वहां से कारों की उस लाट की तरफ चल पड़ा जो बाईं सिमत था। यहाँ से मैंने एक होटल के अहाते की दीवार देख ली थी। कारों के पीछे पीछे मैं होटल के मेन गेट से बाहर निकल सकता था, लेकिन गेट पर चौकीदार मौजूद थे। चुनाचे मैंने यही फैसला किया कि अहाते की दीवार को फलांग लिया जाए। एक कार पर चढ़कर दीवार को फलांगने में मुझे जरा भी दिक्कत ना हुई और दूसरे ही लम्हे में होटल से बाहर था। लिबास वेटर का था, लेकिन अगर टोपी और कुछ मखसूस निशानात उतार कर फेंक दिए जाते तो फिर ये आम लिबास भी बन सकता था। चुनाचे मैंने सबसे पहला काम यही किया कि वो तमाम निशानात उतार कर फेंक दिए ताकि कोई मेरी जानिब खुसूसी तौर पर मुतवज्जो ना हो सके।